नमस्कार, आदाब, मैं शरियार से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। गुजरात में सीएम वही टीम नहीं, हर सांघवी बने डिप्टी सीएम, विभावा जडेजा समेत 19 नए मंत्री। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उनकी पत्नी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त। डीयूएसयू के संयुक्त सचिव दीपिका ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, सामने आया घटना का वीडियो। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर भावुक हुए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीरें। बिहार चुनाव के बीच प्रशांत किशोर बोले, राघोपुर में तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। नीतीश कुमार के सीएम फेज पर जीतन राम मांझी बोले, अमित शाह ने जो कहा वो आधिकारिक माना जाए। रूस ने यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन और 37 मिसाइलें दागी, हुआ भारी नुकसान। अब समाचार विस्तार से। गुजरात में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित हुआ। इस दौरान नए मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार हुआ। इस दौरान हर्ष सांघवी ने गुजरात के नए डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। वहीं जितेंद्र और अर्जुन ने गांधीनगर में गुजरात कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। गुजरात की नई कैबिनेट में कुल 25 मंत्रियों को शपथ लेना है, जिसमें 6 पुराने चेहरों को नए मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है। वहीं जामनगर उत्तर से विधायक रिवावा जडेजा ने शपथ ली। वो 35 की उम्र में मंत्री बनी हैं। रिवावा जडेजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। मोरवी से विधायक कांति अमृतिया ने शपथ ली है। वो कटु पाटीदार समुदाय का चेहरा है। वो 6 बार विधायक चुनी गई हैं। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पीसी बरंडा ने मंत्री पद की शपथ ली। वो अरावली के भिलोदा से विधायक हैं। कच्छ जिले के अंजार से विधायक त्रिकम छंगा ने मंत्री पद की शपथ ली। वो अहीर समुदाय का चेहरा है और कच्छ जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। नवसारी के गंदेवी से विधायक नरेश पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। वे अनुसूचित जाति से आते हैं। वाव से विधायक स्वरूप जी ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। डीसा से विधायक प्रवीण माली ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस नेता उदित राज ने गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हमने कल अमित शाह जी का बयान सुना, उससे ऐसा लगता है कि वो देश के लोगों को बच्चों की तरह समझते हैं और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। अमित शाह जी का बयान हमने कल सुना तो लगता है जैसे कि देश के लोग बच्चे हैं, उनके सामने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। कहा वो तो चुनाव बाद तय होगा, एमएलए मिल करके चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये जो कल गुजरात में हुआ है, सारे मंत्री रिजाइन दे दिए हैं, ये कोई सरकार है? और कैसा कहीं सुना है? ये सब भक्त हैं। आदेश यहाँ से गया कि तुम लोग जो इस्तीफा देके जाओ, जिसको बाहर, जिसको मुझे रखना वो रखेंगे। तो 2 ही लोग तो तय करते हैं ना, आरएसएस। कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के चुनावी हलफनामे तथा लोकपाल के समक्ष की गई एक शिकायत का हवाला देते हुए दावा किया है कि उनकी पत्नी अनामिका गौतम की संपत्ति पिछले 15 सालों में 50 लाख से बढ़कर 31.32 करोड़ रुपए हो गई है। पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा है कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए तथा लोकपाल को इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। निशिकांत दुबे जी बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। उनकी बेहद निकटता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से, और ऐसे में उन पर कुछ बड़े संगीन आरोप लगे हैं और उन आरोपों पर एक्चुअली लोकपाल ने जुलाई में ऑर्डर भी पास किया है। लोकपाल की पूरी बेंच ने उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगते हुए आगे की क्या कार्रवाई है, किस नतीजे में पहुंचना है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि जो उनसे जो कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट कहती है कि उनकी पत्नी का एसेट जो था वो 50 लाख रुपए था 2009 में। 2024 में 15 साल में उनका एसेट करीब 32 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन उनकी इनकम में इस तरह का इजाफा नहीं हुआ। तो शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं। राउत ने कहा है कि जिस तरह गुजरात में सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया,
उसी तरह महाराष्ट्र में भी ये कदम उठाने की जरूरत है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन उन्हें पद से इसलिए नहीं हटाया जाता क्योंकि यहाँ से बैग भर कर पैसा दिल्ली पहुँचाया जाता है। ऑल पार्टी डेलीगेशन चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मिला महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उसमें महत्वपूर्ण है मुंबई महानगर पालिका, ठाणे। यहाँ वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है, डुप्लीकेट वोटर्स है, डिलीशंस है, एडिशन है, बहुत सी बातें हैं, बड़ी संख्या में नाम गायब हो गए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन है? जब तक ये वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं होगी तब तक आप चुनाव करना यानी लोकतंत्र की एक प्रकार के मजाक उड़ाना जैसा है। तो हमने कहा कि आपने 5-6 साल तो ऐसे ही लटका दिया ये इलेक्शन, 2-4 महीने आगे पीछे होता है तो क्या हो गया? आप निर्णय लीजिए, हम 2 महीने रुकने के लिए तैयार है। और लेकिन दिल्ली के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। भाजपा ने छठ पूजा से पहले यमुना नदी की सफाई के लिए अपनाए गए तरीकों पर उन्होंने पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में भाजपा ने पहले नदी की सफाई के लिए रसायनों के इस्तेमाल का विरोध किया था, लेकिन अब वो उसी प्रक्रिया को मंजूरी दे रही है। कर दिया 2022 में जब छठ पूजा से पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार झाग को हटाने के लिए यमुना में केमिकल का छिड़काव करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सांसद प्रवेश वर्मा यमुना पर आकर अफसरों के साथ बदतमीजी करते थे, तू तड़ाक करते थे और कहते थे भाई साहब इस केमिकल से यमुना जहरीली हो जाएगी। आज हमारे विधायक संजीव झा जी ने इनको एक्सपोज किया कि वही केमिकल जिसको 2 साल पहले तक ये लोग जहरीला बताते थे और उसको इस्तेमाल करने से रोक दिया करते थे, जिनकी वजह से छठ के समय में झाग रहते थे, वही केमिकल टेंडर करके दिल्ली जल बोर्ड ने मंगाया है, प्रवेश वर्मा के अपने विभाग ने मंगाया है। तो इनका झूठ सबके सामने आ गया कि सिर्फ छठ व्रतियों को परेशान करने के लिए, सिर्फ पूर्वांचलियों की छठ ना मन सके इस कारण से, द्वेष की भावना से ये दिल्ली सरकार को झाग नहीं हटाने देते थे ताकि झाग रहें। दिल्ली विश्वविद्यालय के बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज में गुरुवार सुबह बड़ा हंगामा देखने को मिला। DUSU की संयुक्त सचिव प्रियंका झा जो ABVP से जुड़ी हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में एक वरिष्ठ प्रोफेसर को थप्पड़ मारा। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में उस समय छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इसी दौरान एक प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत आने पर पुलिस कॉलेज पहुंची और प्रिंसिपल के कमरे में उस प्रोफेसर को बुलाया गया था। मैं उसको रोकूंगा ही, लेकिन वो शोर मचाने लगे, मैंने प्रोग्राम बंद करा दिया। चूंकि उस बच्चे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था क्योंकि वो मारपीट कर रहा था, इसीलिए उन लोगों ने डूसू को कॉल किया कॉलेज में। डूसू से एफिलिएशन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की नहीं है, वो फिर भी आए, 50-100 लोग आए और मुझे और मेरे सारे स्टाफ्स को बुरी तरह से बेइज्जत किया। बहुत लोगों को मैन हैंडलिंग की, महिलाओं को चोट आई क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मैं अपने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं, वो लोग मुझे बचा रहे थे, मेरे टीचर्स। बाद में पुलिस आई तो उन्होंने भी सुरक्षा थोड़ी की, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, मारपीट करने पर उतारू थे, तो मुझे प्रिंसिपल रूम में पुलिस वाले की नजर से ले गए। वहां स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स प्रिंसिपल रूम में, मैं और प्रिंसिपल और 1-2 पुलिस वाले वहां बैठ गए। इसी बीच वो मुझे हमेशा कहते रहे कि आप रिजाइन कीजिए, अपने डिसिप्लिन पोस्ट से रिजाइन कीजिए, कन्वेनर से। मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि प्रेशर में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने रिजाइन किया। उसके बाद वो दीपिका जो लड़की मेरे बगल में बैठने लगी, आप वीडियो में देखेंगे, वो मेरे बगल में बैठना चाह रही थी। पुलिस वालों ने मना किया कि बगल में आप मत बैठिए, फिर वो सामने टेबल पर बैठने लगी, उसको फिर मना किया। उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और बिल्कुल क्लियर वीडियो में है, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब एक चीज बताइए, क्या इस तरह हरिओम वाल्मीकि से राहुल गांधी की ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और इस दुखद घटना के प्रति संवेदना जताई। राहुल गांधी ने कहा है कि ये परिवार पीड़ित है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। पूरे देश में जहां भी दलितों पर अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। रायबरेली सांसद ने कहा है कि कांग्रेस इस वक्त सरकार में नहीं है, इसलिए मदद सीमित है, लेकिन जो संभव होगा वो किया जाएगा। राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि परिवार को और सहायता दी जाए तथा इस तरह के अत्याचारों पर रोक लगे।
जो आया था आपके आने से पहले कि वो मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले मुझसे ना मिले वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात ये है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया है राहुल साहब? मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिहार दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के दौरे से एनडीए को लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां जहां योगी जाते हैं वहां भाजपा चुनाव हारती है, क्योंकि वो जाति आधारित बात करने लगते हैं और लोग उससे भड़क जाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है कि वो बिहार दौरे के दौरान भाजपा के लिए ही प्रचार करेंगे, कांग्रेस, सपा या तेजस्वी के लिए तो करेंगे नहीं। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा है और जनता ऐसी सरकार को सबक सिखाएगी। खुद ही एनडीए वाले, भाजपा वाले कहते हैं कि हमारे पास विरासत ही नहीं है, कोई हमारा परिवार ही नहीं है, कोई किस बात की विरासत की बात करते हैं। इससे पहले तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उस विरासत को बढ़ाना चाहते हैं आप, या उससे पहले अन्य लोगों का शासन था, उस विरासत को बढ़ाना चाहते हैं। आप स्पष्ट करें कि आपकी विरासत का मतलब क्या है। एक तरफ तो आप विरासत के खिलाफ रहते हैं, एक तरफ आप परिवार के खिलाफ रहते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी विरासत को बढ़ाना चाहते हैं। योगी जी, उत्तर प्रदेश में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। कानून व्यवस्था की दिक्कत है, महंगाई की दिक्कत है, बेरोजगारी चरम पर है, 69,000 शिक्षकों को अभी नियुक्तियां नहीं मिली हैं। आपका काम उत्तर प्रदेश में है, बिहार में जुमलेबाजी करने के लिए मोदी जी बहुत। कांग्रेस नेता तारिक अनवर से जब पूछा कि क्या तेजस्वी यादव को बिहार में महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि एनडीए और हमारे गठबंधन दोनों को सीएम उम्मीदवार पर चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो भविष्य में क्या करने का इरादा रखते हैं। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि कंफ्यूजन तो होता है ना, या तो कह दें कि भाई ये फैसला बाद में होगा। एक बात ये भी क्लियर हो जाए कि चुनाव के बाद और विधायक दल बैठकर उसका फैसला करेगा, तो ये भी एक स्पष्ट व्यू है। खैर ये सब तो कहने की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी चुनाव में जाना बाकी है, जनता को फेस करना है, और जनता का क्या वर्डिक्ट होता है उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वो राघोपुर से इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। उन्होंने महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे खींचतान के बारे में कहा है कि महागठबंधन को तो पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वीआईपी के मुकेश साहनी उनके साथ हैं या नहीं। बिना एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा किए उन्होंने डिप्टी सीएम बनने का दावा किया है। मूल बात यह है कि इस बार महागठबंधन ने खुलकर करोड़ रुपए में टिकटों की बिक्री की है। कई जगहों पर महागठबंधन के दो दलों ने उम्मीदवार दे दिए हैं। ऐसा है कि तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार, उनके माताजी, पिताजी 18 साल की सत्ता उनके सामने यहाँ दल बनाए हैं और उनको तीसरे नंबर पर ढकेल देंगे। उनको कुछ नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हम करने वाले हैं। तेजस्वी यादव हमको डरा देंगे। चुनाव नहीं लड़ने का जो निर्णय है वो सिर्फ इस बात पर लिया गया है कि समय की जो सीमा है उसमें एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा, मेरा 4 दिन 3 दिन तो लगेगा। उन 4 दिन में 40 जनसुराज के जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग, वहां जाकर प्रचार कर सकते हैं। हम कोई तेजस्वी यादव की तरह, हमारे पिताजी का दल तो है नहीं।
जो लूट के रुपया रखे हैं। तो भैया संसाधन भी हमें जुटाना है, दल भी तिनका तिनका एक करके बनाया है, लोगों को भी इकट्ठा करना है, प्रचार भी करना है। तो एक आदमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर आज मुलाकात की। इस बीच एक बार फिर एनडीए में सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जेडीयू का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसकी घोषणा की जाए। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में आते हैं। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक ही माना जाए। का नाम तय हो। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत है। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं। सब कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं। लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है। अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है। एक दो बात छोड़ के जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी जब एक पार्टी के लोग जदयू के सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिए थे और उसी समय हम लोग ने भी कहा था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो हम भी कुछ क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतार देंगे। लेकिन बीच में पैचअप हो गया है, इसलिए हम लोग। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा है कि वो महागठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। अब वो एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए विधायक दल तय करेगा। परंपरा यही है कि गृह मंत्री की बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 3.5 साल होने के बाद भी मिसाइल बरसाने का सिलसिला जारी है। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन में बिजली नेटवर्क पर एक अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इसके बाद यूक्रेन ने गुरुवार को व्यापक ब्लैकआउट हुआ। अधिकारियों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर रात भर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी। इन हमलों ने कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुविधाओं को ठप कर दिया है, जिससे लाखों लोग सर्दियों के आगमन से पहले बिजली से वंचित हो गए। रूस लगातार यूक्रेन की एनर्जी सुविधा पर हमला कर रहा है। कुछ दिन पहले भी रूस ने कीव ओवाल्स के स्लावुचिस शहर में एक ऊर्जा सुविधा पर हमला किया। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले की वजह से 1 अक्टूबर को चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कई घंटे का ब्लैकआउट हुआ। यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी ने बताया कि रूसी हमलों के बाद 8 क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कंपनी ने बताया कि इस महीने ये छठी बार है जब गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का
हमला हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 300 से ज़्यादा ड्रोन और 37 मिसाइलें दागी और मॉस्को पर आरोप लगाया कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है और आपातकालीन मरम्मत में बाधा डालने के लिए बार बार एक ही ठिकाने को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अपने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि इस पतझड़ में रूस हर दिन अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। पूरा युद्ध चलने के दौरान ऊर्जा ग्रिड रूस का प्रमुख टारगेट रहा। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को सर्दी को हथियार बना रहा है और ठंड के मौसम से पहले ऊर्जा सुविधाओं पर हमले कर रहा है। रूस इस दावे का खंडन करता है और कहता है कि वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में रूस के तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया, जो उसके युद्ध प्रयासों के लिए अहम है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।